What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, कल हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू किया था जिसमें हम लोगों ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना स्टार्ट किए थे। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मुझे प्रॉमिस करना कि सब P&L का फॉर्मेट याद करेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो बेटा जी बहुत गलत बात है। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। पर्सनल आप याद करोगे, आपका बेनिफिट होगा, मार्क्स आपके आएंगे, अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, अच्छा करियर आपका मिलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप याद करो। आज हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे पूरा, बहुत सारे आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, एक एक चीज़ नोट करनी है और बैठ के लर्न करना है। कल संडे है, अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि अगले वाले चैप्टर्स में कैश फ्लो में, रेशो में बैलेंस शीट P&L ही यूज होगा। राइट, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार, मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लेंगे सब लोग। बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट अब आज हम सीखने वाले हैं। कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L हमने सीख लिया। बैलेंस शीट हमारे पास गिवन होता है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। P&L कहां पे था? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। ठीक है, तो बैलेंस शीट बच्चे सबसे पहले देखो, जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वर्टिकल होता है। देखो एक नॉर्मल बैलेंस शीट कैसा होता है भैया? एक नॉर्मल बैलेंस शीट हमारा, एक फर्म का बैलेंस शीट, एक सोल प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट इस तरीके से होता था कि हमने इधर सारी लाइबिलिटीज लिख दी, इधर सारे एसेट्स लिख दिए। तो ये ऐसे चल रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, हॉरिजॉन्टल चल रहा है। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे हमारी कैपिटल आती है जो ओनर ने पैसा लगाया है। फिर हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज आ जाती हैं, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज, ये हमारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होती हैं। इधर क्या आ जाते हैं? हमारे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो ये हमारी बैलेंस शीट होती थी, ये हमारी बैलेंस शीट होती थी बच्चों। राइट, अब क्या कहा गया? कंपनी ने बोला यार हमें कुछ तो अलग करना है, कुछ तो हमें अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज हम भी फर्म जैसे दिखेंगे। तो इन्होंने कहा एक काम करो, इसे हम ऐसे ना बना के इसे घुमा देते हैं, इसे नीचे ले आते हैं। तो इन्होंने बोला ये जो नॉन करंट एसेट करंट एसेट है ना, यहां ना लिख के यहां लिखो नॉन करंट एसेट करंट एसेट, और अब टोटल ऐसे लगाओ। तो हमारी बैलेंस शीट ऐसे चलेगी। हम हॉरिजॉन्टल नहीं बनाएंगे, हम तो वर्टिकल बनाएंगे। तो देखो इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है, चीजें यही आनी है। वही कैपिटल, वही नॉन करंट लाइबिलिटी, वही करंट लाइबिलिटी, वही नॉन करंट एसेट, वही करंट एसेट, बस ऐसे चलेंगे और ऐसे नहीं चलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल ना बना के वर्टिकल बना दिया, क्योंकि अलग तो मुझे दिखाना था ना कि भैया मैं अलग हूं, मैं कंपनी हूं। ठीक है ना, तो इसको हमने बोला एक वर्टिकल बैलेंस शीट। तो वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, आ जाओ आज आराम से डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले बेटा हम मेजर हेडिंग डालते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सर ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज दो चीजें क्यों डाली? बेटा मैंने आपको क्या बताया, देखो जो एक्चुअल बैलेंस शीट होती है आपकी फर्म की, उसमें दो प्रकार की लायबिलिटी होती है। एक तो कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटी, जो ओनर ने पैसा लगाया। बाकी ये दोनों एक्सटर्नल लायबिलिटी होती हैं, नॉन करंट और करंट। तो यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल को कैपिटल ना बोल के इक्विटी बोला जाता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बैलेंस शीट में यहाँ भी इक्विटी और लायबिलिटीज थी? राइट, तो बस इसका नाम ही है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। समझ गए? तो पहला हेडिंग है यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। राइट, इक्विटी का मतलब कैपिटल है और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है बच्चों? सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स, अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में तो मालिक लोग पैसा लगाते हैं, उसको हम कैपिटल बोल देते हैं। कंपनी में मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। कंपनी में मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। तो सबसे पहले इन्होंने शेयर होल्डर्स फंड्स लिखा कि मालिक का पैसा। इसमें सबसे पहले आता है बेटा शेयर कैपिटल, उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद आता है हमारे पास मनी received against share warrants। सही है, आपको ये ध्यान रखना है कि जहां जहां पे मैं स्टार लगाऊंगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे से नहीं पूछा जाएगा। बस फॉर्मेट का पार्ट है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं।
तो शेयर होल्डर्स फंड्स में आपको मेनली ये दो चीजें पढ़नी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बस बैलेंस शीट का पार्ट है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। आ जाओ इस पार्ट के बारे में समझते हैं, सर ये होता क्या है। आओ सर, देखो बच्चों ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। आगे की चीज़ों के बारे में बात अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी क्या है। देखो लिखा हुआ है इक्विटी इज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, जितना भी पैसा शेयर होल्डर की टुवर्ड्स फर्म की लाइबिलिटी है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। सही है, और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, और लाइबिलिटी में सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आती हैं, यानी बाहर वाली, जिनको हम नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल। तो सर शेयर कैपिटल का क्या मतलब है बच्चों, शेयर कैपिटल आप अभी पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो शेयर्स, जिसके अंदर ये था कि जो मालिक लोग हैं, जो शेयर होल्डर है, जो पैसा लगाएगा उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। सीधी सी बात है, अगर मैंने कोई कंपनी बनाई, मैंने उसमें पैसा लगाया, उसको मैं क्या बोलूंगा, शेयर कैपिटल, राइट। अगर मैं बाद में जनता को वो शेयर्स बेचता हूं तो पब्लिक ने जो पैसा लगाया वो भी क्या होगा, शेयर कैपिटल। तो देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा। शेयर कैपिटल इंक्लूड्स नंबर 1 शेयर इशूड अगेंस्ट अमाउंट पेड टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं बेटा मालिक लोग, जो कंपनी के मालिक हैं, तो प्रमोटर का सारा पैसा। शेयर इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें आपने जनता को पैसा डायरेक्टली नहीं दिया, आपने सीधा शेयर्स दिए कुछ गिने चुने लोगों को, गिने चुने जैसे आपके कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे आपके कोई जानकार लोग हो गए, तो उनको आपने अपने शेयर्स दे दिए, प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद जो पब्लिक को दिए सब्सक्रिप्शन के लिए वो आ जाते हैं। उसके बाद शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, वो आ जाते हैं। इसका मतलब शेयर कैपिटल के अंदर 4 तरीके की चीजें आ सकती हैं। प्रमोटर को दिए वो भी आ जाएंगे, अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में लोगों को दिए, सॉरी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिए वो भी आ जाएंगे, पब्लिक को इशू करे वो भी आ जाएंगे, कंसीडरेशन अदर देन कैश दिए वो भी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सर हमें जल्दी से ये बता दो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है। खुल जा भाई, क्या बात हो गई, क्यों अटक गए। थक जाता है बेचारा, इतनी मेहनत करता है मेरे साथ साथ। क्या है सर हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ये आ गया जी, ये है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें होती हैं, जितने भी आपने रिजर्व्स बनाए हैं, कोई भी पैसा आपने प्रॉफिट से निकाल के साइड में रखा हुआ है। प्रॉफिट से निकाल के साइड में रखने का क्या मतलब है सर, प्रॉफिट से निकाल के साइड में रखने का मतलब है कि हमने पैसा जोड़ के रखा हुआ है। जैसे पार्टनरशिप में होता था ना, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, इस तरीके का कोई भी पैसा आपने जोड़ के रखा हुआ है तो उसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालते हैं। साथ साथ कोई प्रॉफिट ऐसा है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, पिछले साल का जैसे बैलेंस ऑफ P&L होता था ना, वो सारे के सारे इसी में आ जाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ओके, तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया। नाउ व्हाट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देखो शेयर वारंट्स बच्चों वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, शेयर वारंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अभी तो शेयर्स नहीं है लेकिन कुछ टाइम के बाद शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कंपनी को पैसे की जरूरत है और कंपनी शेयर नहीं इशू कर सकती, तो कंपनी बोलती है लोगों को कि हम आपको फिलहाल वारंट्स दे देंगे। वारंट्स का मतलब ये एक प्रूफ है कि भैया ठीक है आपने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, अभी हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते लेकिन आने वाली किसी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, वो डिसाइडेड होता है, इस डेट पे आप शेयर होल्डर बन जाओगे। यानी जब शेयर होल्डर बन जाओगे तो ये इधर ही आ जाएगा, शेयर कैपिटल में आ जाएगा, लेकिन फॉर नाउ पैसा तो लिया है ना, लाइबिलिटी तो है ना, तो उसको बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो सबसे पहले आपके पास आता है शेयर होल्डर्स फंड्स में ये 3 चीजें, जिसमें आपको बस मेनली 2 ही पढ़नी है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास क्या आता है बैलेंस शीट में, हमें एक बार फिर से बता दो। देखो उसके बाद हमारे पास आ जाता है, पूरे फॉर्मेट को अगर ध्यान से देखो तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आओ सर, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी
पेंडिंग अलॉटमेंट, इस पे भी मैं स्टार लगाऊंगा। ये भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन सर मतलब तो बता दो। देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब होता है कि आपके पास कुछ शेयर्स का पैसा आया है, लेकिन अभी आपने शेयर्स अलॉट नहीं करे। आपको बस एप्लीकेशन मनी मिल गया, लेकिन अभी आपने शेयर्स अलॉट नहीं करे। तो जितना भी ऐसा पैसा आपके पास है जो रिसीव हो गया, शेयर्स अभी आपने नहीं दिए, उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जब वो अलॉट हो जाएंगे तो वो भी शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, लेकिन फिलहाल हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लेकिन अलॉटमेंट है अभी पेंडिंग। ठीक है, ये भी बस पता होना चाहिए। नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी फिर। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटीज सर वो होती हैं हमारे पास जिनका पेमेंट हमें करना होता है लॉन्ग टर्म में। सर लॉन्ग टर्म से क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म से मतलब है बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल। सर व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? देखो बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में पैसा लगने से लेके पैसा आने तक का पीरियड। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, तो मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, मार्केट रिसर्च से पैसा लगना शुरू हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, फिर प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिर मार्केटिंग होगी, है ना, उसकी मार्केटिंग होगी, उसकी सेलिंग होगी, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी, मल्टीपल चीज़ें। फिर मैं उधार पे भी बेचूंगा, डेटर्स आएंगे, उसके बाद फिर मेरे पास कैश कन्वर्ट होगा। तो जितना भी ये टाइम लग रहा है, जितना भी ये टाइम लग रहा है, इस पूरी साइकिल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल बच्चों हर बिजनेस की अलग अलग होती है। अब छोटी क्लासेस में, क्योंकि छोटी क्लासेस मतलब 11th में, अब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ा सकते, तो हम लोग हर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कंसिडर कर लेते हैं 12 महीने। हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं कि हर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 12 महीने है। तो हम लोग बोल देते हैं कि जिस भी लाइबिलिटी का पेमेंट 12 महीने से ज़्यादा है वो नॉन करंट है, जिस भी लाइबिलिटी का पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर है वो करंट है। अब देखो यहाँ आके हम उलझ जाते हैं, है ना, कि भैया ये क्या हुआ? तो ये चीज़ यही है कि अब आप 12th में आ गए हो, आपको डिटेल पढ़ाया जा सकता है, तो हम आपको यहाँ क्लियरली समझाते हैं कि बच्चों समझो, अब 12 महीने देखने से कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑपरेटिंग साइकिल भी चेक करनी है। आप देखो एक बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है। तो अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर हो रहा है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो गया तो वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। जैसे सर एक एग्जांपल से बताओ, वैसे समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक पर्टिकुलर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, और एक लिख देते हैं पेमेंट पीरियड। 1 2 3 4, चलो इतनी कंपनीज की इतनी लाइबिलिटीज ले लेता हूं मैं, ABCDEF, ये सब लाइबिलिटीज है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? लेट्स सपोज 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने, 15 महीने, 13 महीने, 11 महीने। अब ऑपरेटिंग साइकिल ये है, सही है। और पेमेंट पीरियड अब मैं ले लेता हूँ, पेमेंट पीरियड मैं ले लेता हूँ 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 14 महीने, 12 महीने। देखो अब मैं ये ले लेता हूँ। तो अगर अब आपको चेक करना है बेटा कि कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटी है और कौन सी करंट लाइबिलिटी है, तो आप चेक करो। सबसे पहली कंडीशन, क्या 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट हुआ? क्या 12 महीने के अंदर पेमेंट हुआ? इफ द आंसर इज यस तो इट इज अ करंट लाइबिलिटी, सीधा सीधा। इफ द आंसर इज नो तो आपको चेक करनी है ऑपरेटिंग साइकिल। ध्यान रखना, अगर 12 महीने के अंदर अंदर हो गया तो वो सीधा सीधा करंट लाइबिलिटी है, बात खत्म। लेकिन इफ द आंसर इज नो तो आप अभी नॉन करंट नहीं बोलोगे, ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो। फिर दूसरी कंडीशन मिलेगी, क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट हुआ? क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट हुआ? इफ द आंसर इज यस तो इट इज अ करंट लाइबिलिटी, इफ द आंसर इज नो तो द आंसर इज नॉन करंट लाइबिलिटी।
ये है देखो असली चीज जो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या सर? ध्यान से इसको नोट कर लेना, क्योंकि इसके बिना चीजें नहीं बनेंगी। ध्यान से इसको नोट कर लेना। 12 महीने के अंदर अंदर अगर पेमेंट हो गया, यस सर, तो वो करंट लायबिलिटी है। नहीं हुआ तो सर ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो गया, यस सर, तो वो करंट लायबिलिटी है। नहीं हुआ तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। आओ अब चेक कराता हूं। देखो सबसे पहले ये चीजें हैं, अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये करंट है या नॉन करंट है। यहाँ पे लिखूंगा, आप वीडियो पॉज करके अपने पास लिख दो अपनी कॉपी में, ताकि आप चेक कर पाओ। देखो पेमेंट पीरियड चेक करो, 8 महीने। क्या 12 महीने के अंदर अंदर हो गया? यस सर, करंट लायबिलिटी, बात ही खत्म। ठीक है। पेमेंट पीरियड चेक करो, 10 महीने। क्या 12 महीने के अंदर अंदर हो गया? यस सर, करंट लायबिलिटी, बात ही खत्म। 15 महीने। क्या 12 महीने के अंदर अंदर हो गया? नहीं सर, चेक ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो। ऑपरेटिंग साइकिल कितना है इसका? 16 महीने। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो गया? यस सर, करंट लायबिलिटी। देखो समझ में आया? ऑल्दो 12 से ऊपर है तब भी करंट लायबिलिटी। सर ऐसे कैसे? ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है भाई। कई बिजनेसेस का ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होता है, उसके अंदर हो गया तब भी करंट लायबिलिटी है। समझे? यही तो तुम्हें बड़ा होना है, अब छोटे बच्चे थोड़ी रहोगे। 18 महीने। क्या 12 महीने के अंदर अंदर हुआ? नहीं सर, चेक ऑपरेटिंग साइकिल। क्या 15 महीने के अंदर अंदर हो गया? नहीं सर, नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आया? 14 मंथ्स। क्या 12 महीने के अंदर अंदर हो गया? नो सर, चेक ऑपरेटिंग साइकिल। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो गया? नहीं सर, नॉन करंट लायबिलिटी। क्या 12 महीने के अंदर अंदर हो गया? यस सर, करंट लायबिलिटी, बात खत्म। तो देखो ऐसे चेक करते हैं कि कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है और कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी है। पहले कितना आसान होता था कि भैया 12 महीने देखा एंड दैट इज इट, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी बच्चों 12 महीने के बाद आपको ऑपरेटिंग साइकिल भी चेक करनी है। तो ये काफी डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है, मैं इसीलिए इस पे टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको वही बता के चलता कि भैया 12 महीने रट लो। नहीं यार, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें हर चीज पूरी डिटेल में अच्छे से बताऊं, तो मैं तुम्हें बता के चलूंगा, छोटी से छोटी चीज भी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। यही चीज एसेट्स में भी चलेगी। अगर कोई एसेट 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो रहा है, करंट एसेट 12 महीने से ज्यादा समय लग रहा है उसको कैश में कन्वर्ट होने में, तो ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो गया करंट एसेट, ज्यादा समय लग रहा है नॉन करंट एसेट। समझे? तो ऑपरेटिंग साइकिल आपको हेल्प करती है ये देखने में कि कौन सी लायबिलिटी करंट है, कौन सी नॉन करंट है, कौन सा एसेट करंट है, कौन सा एसेट नॉन करंट है। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। ओके डन सर, समझ में आ गया। चलो अब हमें जल्दी से ये बता दो सर कि नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। तो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा बेटा हमारे पास सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सूर्यदेव भी बिल्कुल बोर्ड पे आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सर स्टार लगा दो फटाफट से, क्या हमारे सिलेबस में नहीं है? ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। सर क्या होती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? जो भी पैसा बच्चों लंबे समय के लिए बोरो करा गया है, जैसे आपका डिबेंचर होता है, जैसे आपका बैंक लोन होता है, तो कोई भी पैसा आपने लंबे समय के लिए बोरो करा है तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। उसके अलावा जो भी प्रोविजंस, देखो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जितने भी प्रोविजंस आप लंबे समय के लिए बनाते हो, है ना, 12 महीने से अधिक के लिए बनाते हो, उनको आप लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में लिख देते हो। सही है? अभी मैं आपको किताब में डिटेल पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है? ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिसके अंदर हमारी अकाउंटिंग इनकम अलग होती है और टैक्सेबल इनकम अलग होती है। देखो जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो वो अकाउंट्स के नियम के हिसाब से बनाते हो, लेकिन जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस के थ्रू कैलकुलेट होता है। मतलब इनकम टैक्स में अकाउंटिंग का अलग तरीका है, और नॉर्मली कई बार अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग कर देते हैं बेसिक तरीके से। जैसे इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन का सिर्फ और सिर्फ WDV अलाउ करता है, जबकि नॉर्मल अकाउंटिंग में SLM भी अलाउड है। तो अगर आपके अकाउंटेंट ने SLM यूज कर लिया तो वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है,
लेकिन जब आप इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपको वहां पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा WDV से ही। तो कई बार ना प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाता है इन दोनों इनकम्स की वजह से। तो जब प्रॉफिट्स में डिफरेंस आएगा, सपोज आपने टैक्स कम कैलकुलेट करा और एक्चुअल में ज्यादा निकला, तो आपकी लायबिलिटी आ गई ना बेटा, उसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। समझे कि ये टैक्स आपको पे करना है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने टैक्स निकाल दिया ज्यादा और एक्चुअल में निकला कम, तो वो आपका फायदा हो गया, एसेट हो गया, तो वो बन जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट। ये हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स में भी पढ़ेंगे। सही है। तो देखो दो प्रकार से अकाउंटिंग होती है, एक नॉर्मल रूल्स के हिसाब से और एक इनकम टैक्स के हिसाब से। इन दोनों में कई बार डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से कई बार आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, कई बार आप ज्यादा दे दिए होते हो। तो ज्यादा देना है तो आपकी लायबिलिटी है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ज्यादा दे दिया तो आपका एसेट है डेफर्ड टैक्स एसेट। समझ गए। नेक्स्ट जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बच गई वो सारी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाती हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, यहां तक नोट करो। अब हम बुक पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, किताब में सबसे पहले हमारे पास आ रही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन सी होंगी? बोरोइंग मींस अमाउंट टेकन एज लोन बाय द कंपनी। कंपनी ने जो लोन लिया है उसको बोरोइंग्स बोलते हैं। इट मे बी बाय इशू ऑफ डिबेंचर, चाहे डिबेंचर इशू करे हो, चाहे बैंक से लिया हो, चाहे प्राइवेट लेंडर से लिया हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट्स हो, या किसी भी अदर नेचर का लोन हो, वो सब बोरोइंग्स है ना। अब अगर वो वही वाली बात है कि ऑपरेटिंग साइकिल से बड़ी है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा, छोटी है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाएगा। सीधी सीधी बात है। तो लायबिलिटी दो प्रकार की होगी बोरिंग्स में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म में क्या क्या आ जाता है? लॉन्ग टर्म में डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, अदर लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। ये आपको बड़े ध्यान से अपने पास रखने हैं। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी पे हम लोग शेयर्स में पढ़ चुके हैं कि इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। दो तरीके हैं, सिर्फ लोन की एंट्री पास करना और डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री पास करना। पढ़ा चुका हूं, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, देखो लिखा हुआ है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होता है सर? देखो लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बिकम ड्यू for repayment within 12 months within the period of operating cycle from the date of balance sheet. In such a case, the part of the borrowings that become due for repayment is shown under major head current liabilities and subhead short term borrowings. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि समझो हमने लोन लिए हुए हैं 3 और वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। एक 20 साल का, एक 10 साल का, एक 5 साल का है। सही है। अब 5वें साल में बच्चों क्या पहले वाला जो 5 साल का लोन था वो ड्यू हो गया? अब उसको 12 महीने के अंदर अंदर पे करना होगा। तो पहले वाला लोन अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में नहीं दिखाया जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं दिखाया जाएगा, अब वो बन जाएगा हमारे पास शॉर्ट टर्म। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी लोन, जो भी डिबेंचर अपने फाइनल ईयर ऑफ पेमेंट में आ जाता है, यानी उसका टाइम पीरियड अब 12 महीने से कम बच जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा, वो जाएगा अब शॉर्ट टर्म में। और किस नाम से लिखा जाएगा? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हर लोन जो लॉन्ग टर्म में आता है वो अपने फाइनल ईयर में आके शॉर्ट टर्म में लिखा जाएगा। ऑलराइट। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं, एवरी ईयर अकाउंटिंग इनकम इज कंपेयर्ड विद टैक्सेबल इनकम। कंपेयर करते हैं हम लोग, अगर डिफरेंस आ जाता है, टेम्परेरी नेचर का होता है, इसको हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोल देते हैं। फायदे का होगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट बोल देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ऑल्दो आपकी बुक्स में ये चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफर्ड के बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन कौन सी हो जाती हैं हमारे पास? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में देखो लिखा हुआ है द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अदर देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से हट जाएं उनको हम लोग क्या मान देते हैं? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ट्रेड पेबल। वो ट्रेड पेबल जो हमारे पास कौन से होते हैं? जिनका पेमेंट 12 महीने से ज्यादा वाला हो जाता है। ऐसे ट्रेड पेबल जिनका पेमेंट 12 महीने से ज्यादा वाला हो जाता है उनको हम कंसिडर कर लेते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। नॉर्मली ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है? बीपी और क्रेडिटर्स, है ना, जिनका पेमेंट हमें देना है। तो नॉर्मली हम इनको शॉर्ट टर्म मानते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर जाएंगे, जो 12 महीने से ज्यादा जाएंगे, उनको हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। तो कहां लिखें? अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखो। देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपको यह पता है कि जब हमें डिबेंचर्स का पेमेंट करना है, डिबेंचर का अगर पेमेंट करना है उसको हम रिडेम्पशन बोलते हैं। और रिडेम्पशन कई बार प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, तो उस प्रीमियम को हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं? अदर नॉन करंट लायबिलिटी।
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सिमिलरली अगर कोई प्रीमियम देना है ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, उसको भी आप इसी में कंसिडर करके चलते हो, ठीक है। उसके बाद सर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कौन से होते हैं, देखो मैंने आपको बताया ना प्रोविजंस कौन कौन से जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाएंगे। सर इसके कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, तो देखो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसका पेमेंट करना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजन बना रहे हो। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, जो वारंटीज के लिए प्रोविजन बनाते हैं, राइट, तो इसके अंदर देखो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। सर ग्रेचुटी क्या होता है, जब आपका एम्प्लॉय जाता है फर्म छोड़ के तो एज अ ग्रेटिट्यूड उसको कुछ पैसा दिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेचुटी, उसका प्रोविजन हो गया। सर अर्नड लीव क्या होता है, अर्नड लीव का मतलब होता है कि जितने लोगों ने छुट्टियां नहीं ली, जो छुट्टी थी नहीं ली, तो उनका पैसा बनता है, उसके लिए पैसा आप जोड़ के रखते हो, वो भी लंबे समय के बाद दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। जो बेसिक प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स हर साल यूज होगा, प्रोविजन फॉर डेप हर साल यूज होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हर साल यूज होगा। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है बेटा, ये सारे शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में कौन कौन से आ गए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स आ गए, है ना, वारंटीज आ गए, और लीव एनकैशमेंट आ गया, ग्रेचुटी आ गया। ऐसे प्रोविजंस को लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में कंसिडर करते हैं। आई होप आप लोगों को बच्चों आज तो वीडियो बढ़ा जाएगा पक्का, नॉन करंट लायबिलिटी वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। ये वाला पहला पार्ट है शेयर होल्डर्स फंड्स, ये क्लियर हुआ। फिर ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 चीजें आती हैं, याद करने का मेमोरी टेक्निक है डॉल, DOLL, DOLL। लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ गए, लॉन्ग टर्म प्रोविजन समझ गए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी समझ गए, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझ गए। इसके बाद आती हैं बच्चों करंट लायबिलिटीज। सर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, अरे यही सब, लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। जो बोरोइंग्स छोटे समय के लिए होंगी वो आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो छोटे समय के लिए प्रोविजन बनाए जाएंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ट्रेड पेबल्स और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या अदर करंट लायबिलिटीज बोल दो, ये आपके पास करंट लायबिलिटीज में आती हैं और बैलेंस शीट आपकी यहाँ पे लायबिलिटी साइड समाप्त। लो सर इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसको याद रखने का मेमोरी टेक्निक है टॉस, TOSS, टॉस। तो सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कौन सी होंगी, जो छोटे समय के लिए आपने पैसा बोरो करा है उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन सा होगा, जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए प्रोविजंस बनाए हैं। ट्रेड पेबल में सर क्या क्या आता है, आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जिनका पैसा 1 साल के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर देना है। और अदर करंट लायबिलिटीज में हमारी बची हुई लायबिलिटीज जो बच जाती हैं, जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, है ना। आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग कुछ भी चीज़ वो आ जाती है। उसके अलावा हम लोग बोल देते हैं हमारी कोई अनअर्नड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी लायबिलिटी में आती है, वो भी यहाँ पे आ जाती है। आओ एक बार आपको किताब से पढ़ा दूँ क्या लिखा है। सर देखो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक बार रीडिंग लगाना बता चुका हूं, जितनी भी 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करनी है। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बताया था ना शॉर्ट टर्म में आ जाएगा लास्ट ईयर में। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ओके चलो सर, उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रेड पेबल, थोड़ा धुंधला धुंधला है लेकिन ट्रेड पेबल समझो। ट्रेड पेबल में हमारे पास क्या आता है, वो सारे क्रेडिटर्स, वो सारे बिल पेबल्स जिनका पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर होना है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है यार, ये ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स चाहे एक्रू हुआ है, चाहे एक्रू नहीं हुआ है, चाहे ड्यू हुआ है, चाहे ड्यू नहीं हुआ है, देखो जितना भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बनता है वो सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपका हम किस में कंसिडर कर लेते हैं, अदर
करंट लाइबिलिटीज में कंसिडर करते हैं, सही है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ गया, अनपेड डिविडेंड आ गया। अनपेड डिविडेंड कौन से होते हैं बच्चों? जो आपको डिविडेंड देना है, आपने अभी नहीं दिया है ना। कॉल्स इन एडवांस आ गया, अदर पेबल्स आ गए, इस तरीके की चीज़ें। डन सर, समझ में आ गया। अब सर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन से होते हैं? देखो, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, इस तरीके के प्रोविजन सारे के सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, ऑल्दो क्लास 11th में ये पूरा चैप्टर था, आपने डिटेल में पढ़ा ही होगा। प्रोविजन एक नोन लाइबिलिटी के लिए बनता है और रिजर्व एक अननोन लाइबिलिटी के लिए बनता है। मतलब प्रोविजन में पता होता है कि आप किस चीज़ के लिए पैसा निकाल रहे हो, रिजर्व में पता नहीं होता, उसको आप कहीं भी यूज़ करते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमारे पास आ जाती हैं किससे रिलेटेड? लाइबिलिटीज से रिलेटेड। अब हम आगे चलते हैं और हमारे पास, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, लाइबिलिटी वाला पार्ट। ये हमारा लाइबिलिटी वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसके नीचे अब जो पार्ट आएगा, ये हटाना पड़ेगा मुझे सारा, वो अब कौन सा आएगा? वो आएगा एसेट्स। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा हेडिंग डालूंगा, ये टोटल हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एसेट्स, ठीक है। अब चलते हैं हम एसेट्स की तरफ। तो एसेट्स में शुरुआत होती है बच्चों हमारे पास सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, और इसके बाद आएंगे हमारे पास करंट एसेट्स, उनकी हम नीचे बात करेंगे। तो सर अब नॉन करंट एसेट्स कौन से होंगे? देखो, फिर से छोटी क्लासेस में आपको क्या सिखाया जाता है कि वो सारे एसेट्स जिनका कन्वर्जन कैश में लॉन्ग टर्म में होगा, यानी 12 महीने के बाद होगा, यानी वो सब एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट तो होंगे लेकिन लंबे समय आपके पास रहेंगे, उनको हम क्या बोल देते थे? नॉन करंट एसेट्स। अभी आपको सिर्फ 12 महीने ध्यान नहीं रखना बच्चों, अभी आपको 12 महीने के बाद ऑपरेटिंग साइकिल भी याद रखनी है। यानी फिर से वही बात है, देखो क्या है, 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हुए, 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हुए, यस करंट एसेट, नो तो चेक ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे सपोज कोई डेटर है, भैया ऑब्वियसली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो करंट एसेट है ना। अगर कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ 12 महीने के अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो, क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हुआ? कैश में कन्वर्ट हुए या उसका बेनिफिट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर मिल गया? अगर यस तो करंट एसेट, अगर नो तो नॉन करंट एसेट। जैसे मैंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग, क्या 12 महीने के अंदर अंदर कैश में बिक जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग आप अपने पास ही रखोगे, लंबे समय के लिए रखोगे। तो फिर मैं चेक करूंगा उसका ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल सपोज 15 महीने का है, क्या 15 महीने के अंदर अंदर मैंने उसको बेच दिया, कैश में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर मैं उसको मान लूंगा क्या है मेरे लिए? वो करंट एसेट है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स लैंड एंड बिल्डिंग कोई भी इंसान 12-15 महीने के लिए नहीं लेता भाई, वो लंबे समय के लिए अपने पास रखता है। उसको बेनिफिट चाहिए लंबे समय के लिए, फर्नीचर लंबे समय के लिए चाहिए, मशीनरी लंबे समय के लिए चाहिए, तो वो सब ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होते, ना उसका बेनिफिट मिलता। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो वो सारे नॉन करंट एसेट में ही जाते हैं, सही है। चलो अब नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है? देखो नॉन करंट एसेट में बच्चों थोड़ा सा, आई होप ये आपने लिख ही लिया होगा, ये मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे जो हेडिंग बनता है वो कंपनी के हिसाब से बनता है। तो कंपनी बोलती है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये ध्यान रखना बेटा, अगर आपके पास ओल्ड बुक्स हैं तो यहाँ पे आपको फिक्स एसेट दिया हुआ होगा, लेकिन अभी नाम चेंज हो गया है, फिक्स एसेट नहीं बोलते अब इसको, अब क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर सबसे पहले आएंगे आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है।
उसके बाद क्या क्या आएगा हमारे पास, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, देन यू हैव इंटेंजिबल एसेट, intangible asset, then you have capital work in progress, then you have intangible asset under development, इसको बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखो पहले ये समझो कि नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये मेजर हेडिंग है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये मेजर हेडिंग है। किसके अंडर? इसके अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। अब इसके अंदर चार चीजें आती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? जितने भी तुम्हारे फिक्स एसेट्स हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, वो सब इसमें आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जितने भी आपके पास इस तरीके के एसेट्स हैं वो सब आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखे जाएंगे। ठीक है, इंटेंजिबल में सर क्या आएगा? इंटेंजिबल में बच्चों तुम्हारी गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और भी बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। मैं अभी आपको किताब में दिखाऊंगा, वो सब भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सही है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है सर? बच्चों अगर कोई भी आपका ये वाला एसेट, फिक्स एसेट अंडर क्रिएशन है, अभी बन रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर अभी बन रहा है से मैं क्या समझूं? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा एसेट है जो भी डेवलप हो रहा है, कोई बिल्डिंग है तुम अभी बना रहे हो, पूरी नहीं बनी, जितनी बन गई उतनी तुम्हारा एसेट तो है ना, तो उसको यहाँ लिखते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा कोई इंटेंजिबल एसेट है जो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हो, अभी बनी नहीं है, जब बन जाएगी तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा, लेकिन अभी तो अंडर प्रोसेस है ना, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो अगर इंटेंजिबल एसेट बन के रेडी है तो यहाँ आएगा, बन रहा है तो यहाँ आएगा। सिमिलरली कोई टेंजिबल एसेट बन के रेडी है तो यहाँ आएगा, बन रहा है तो यहाँ आएगा। तो ये कनेक्टेड है, 1 और 3, 2 और 4। सही हो गया, इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों। अच्छा सर डन, ये तो हमें समझ में आ गया। और क्या आता है सर इसके बाद? ये हमने लिख लिया। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आ जाता है इसके नीचे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, then you have deferred tax assets, non-current investment, deferred tax assets, long-term loans and advances, long-term loans and advances, other non या long-term other non करंट एसेट्स। सर इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो सारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में चली जाएंगी। डेफर्ड टैक्स एसेट्स फिर से सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगा, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। वही वाली बात है, डिफरेंस होती है अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में। अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो वो आपका एसेट बन गया, वो इधर आ जाता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने कोई लोन दिए हुए हैं, लोन देना, इसको हमारा एसेट बोलते हैं। देखो आपने लोन लिया तो आपकी लाइबिलिटी, लोन देते भी तो हैं लोग, जो लोन दे रहा है उसके लिए एसेट है। उसके बाद कुछ और एसेट बच गए अगर लॉन्ग टर्म, तो सारे अदर नॉन करंट एसेट्स में चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों नॉन करंट एसेट्स में आ जाती हैं। फिर नॉन करंट के बाद कौन से एसेट्स आएंगे? करंट एसेट्स आएंगे। इसको पढ़ाने से पहले किताब में मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट लो पहले। ये आ गए बेटा आपके पास अब सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स। देखो नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ओके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय अ कंपनी नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, सेल के लिए नहीं, बट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीज इन अर्निंग्स। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यूज करते हो। इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है, इंटेंजिबल एसेट आता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आता है। तो देखो क्या लिखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर द एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मैंने बोला ना जितने भी आपके फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, व्हीकल, ये सब
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आते हैं। इंटेंजिबल में ये सारी चीजें याद रखना बच्चों प्लीज, गुडविल, ट्रेडमार्क, कोई सॉफ्टवेयर, मास्टहेड्स। मास्टहेड्स क्या होते हैं सर, एग्जाम में पूछ सकता है। मास्टहेड्स होते हैं बच्चों किसी भी मैगजीन का, जैसे टाइटल है सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया अपने आप में नाम से बिकता है ना, तो वो उनका इंटेंजिबल एसेट है एक, उसको मास्टहेड्स बोलते हैं। हेडिंग्स हैं एक तरीके से मास्टहेड्स। पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, माइन अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो उसका अधिकार है, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, लाइसेंस, ये सारे के सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आपका कोई टेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, आपका कोई पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंडर डेवलपमेंट है तो वो यहाँ आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी होती हैं बच्चों? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर द इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर हेल्ड नॉट फॉर द पर्पस टू रीसेल, रीसेल के लिए नहीं है, रिटेन करने के लिए है। इनको दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है अदर इन्वेस्टमेंट। याद रखना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की हैं, वन इज ट्रेड, वन इज अदर। ट्रेड में कौन कौन सी आती हैं? देखो ट्रेड में वो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो आपने शेयर्स या डिवेंचर खरीदे हैं किसी और कंपनी के, है ना। देखो जैसे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, राइट, ये कौन सी है? अच्छा ये तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी वगैरह तो अदर इन्वेस्टमेंट्स में आ गई। देखो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो दो तरीके की है, एक आ गई ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक आ गई अदर इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी है आपकी? ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो है जो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है किसी और कंपनी के शेयर्स में, जो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में टू प्रमोट इट्स ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है। और अदर इन्वेस्टमेंट कौन सी है? जो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉपर्टी में, कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, प्रेफरेंस शेयर में, गवर्नमेंट या ट्रस्ट सिक्योरिटी में, ये सारी आपकी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट। उसके बाद क्या आता है बच्चों? डेफर्ड टैक्स एसेट। आई डोंट थिंक हमें इस पर अब कोई डिस्कशन की जरूरत है, ये हो चुका है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने लोन्स और एडवांसेस दिए हैं लंबे समय के लिए वो हैं। इसके अंदर कैपिटल एडवांसेस आ सकते हैं, अदर लोन्स एंड एडवांसेस आ सकते हैं। जस्ट रीडिंग वाला, रीड ओनली, रीड करके छोड़ना है। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हो गए? जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, यस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दैट आर गिवन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, इसको बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे आप स्कूल में सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो ना कि हम बच्चा हमारा 12वीं तक इस स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद जब स्कूल से निकलेगा तो वो सिक्योरिटी आपको वापस मिलती है 12th के बाद। अपनी मम्मी पापा से पूछना, एक स्लिप होगी आपके पास सिक्योरिटी की, वापस मिलेगी तुम्हें 12th के बाद, तो वो तुम्हारे लिए एक एसेट है, समझे। उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर्स, कोई बच गया तो वो सब यहाँ डाल देना, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम लेना है कोई लंबे समय में, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। देन यू हैव करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है? करंट एसेट्स में बच्चों ये सब आ जाता है, मैं लिख दूं एक बार, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। आ जाओ जी, ये तुम सब जानते हो, ये तो बेसिक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और क्या रह गया? अदर करंट एसेट्स रह गए, एक एस से और आइटम रह गई। एस से क्या रह गया हमारे पास? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गए, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, इन्वेंट्री हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर करंट एसेट्स। जो आपके बच जाएंगे वो सब अदर करंट एसेट्स में आ जाएंगे। इसको कैसे याद करते हैं? TISCO, टिस्को, इसको याद करते हैं बच्चों टिस्को से, सही है। तो देखो करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होंगी अब सर? करंट इन्वेस्टमेंट्स वो होंगी बच्चों जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए करी हैं। ऊपर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई थी, वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए हुई थी। करंट इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। इन्वेंट्री सर किस किस चीज़ का? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये हमारे पास इसके अंदर आ जाती है। तो इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है सर, बचा हुआ स्टॉक। स्टॉक किस किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, छोटा पुटर स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो भी इसमें आते हैं।
ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है सर? डेटर और बीआर, आप जानते हो, डेटर जिससे पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल जिससे पैसा लेना है, डेटर बीआर यहाँ पे आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश, बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, सब इसमें आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो लोन्स आपने शॉर्ट टर्म के लिए दिए हैं, छोटे समय के लिए दिए हैं, वो इसमें आ जाते हैं। और कोई छोटा मोटा एसेट बच गया तो सब अदर करंट एसेट्स में डाल देना। कोई भी इस तरीके का एसेट्स, जैसे आपके लिए एक्रूड इनकम हो सकती है ना, जैसे आपके लिए और क्या हो सकता है हमारे पास एसेट, एक्रूड इनकम हो गई, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, वो हो सकता है, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। आओ एक बार किताब से दिखा दूं, पहले स्क्रीनशॉट लेना है क्या? लो सारे एसेट एक जगह कर देता हूँ, लो सारे एसेट्स एक जगह कर दिए बच्चों। मज़ा आ गया, लेकिन मुझे पूरा बैलेंस शीट, कई बार मुझे खुद को मज़ा आता है चीज़ें समझाने में, तो दिस इज़ वन ऑफ द वीडियोस। बड़ी ज़रूर हो गई होगी, 40-45 मिनट की हो गई होगी, बट वर्थ द टाइम। तुम्हें वीडियो देख के पूरा बैलेंस शीट का आइडिया हो गया और तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, मुझे इतना पता है ना। पूरा बैलेंस शीट मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, सिर्फ हेडिंग तुम्हें पढ़ के नहीं सुना दी। तो देखो क्या क्या आता है हमारे पास। करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं? वो सब इन्वेस्टमेंट्स जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए ली हैं, जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हो गई, प्रेफरेंस शेयर्स में हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो गई, एक साल के अंदर अंदर छोटी। इन्वेंट्री में क्या क्या आता है बच्चों? इन्वेंट्री में ध्यान रखना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। लो ये भी लिख दूं वहां पे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स। ये भी ऐड कर लो अपने पास नोट्स में। लूज टूल्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर, स्टॉक इन ट्रेड, सबका इन्वेंट्री, बचा हुआ इन्वेंट्री सारा का सारा यहाँ डाल देना। ओके सर, इन्वेंट्री इसमें आ गया। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके डेटर और बीआर आ गए, सही है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर आ जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट इज यू हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, कैश इन हैंड, अदर, सारे के सारे ये इसमें आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं वो। अदर करंट एसेट्स कौन से होते हैं बेटा? जो बच गए आपके, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, सब आपके अदर करंट एसेट्स में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है वो एडवांस टैक्स, इंपॉर्टेंट है डिविडेंड रिसीवेबल, कोई डिविडेंड मिलना है इसी साल के अंदर अंदर, अदर करंट एसेट्स, एडवांस टैक्स, अदर करंट एसेट, इंपॉर्टेंट। लास्ट बच्चों हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं, जैसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। सर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? कमिटमेंट्स होते हैं कुछ प्रोमिसेस, कि मैंने आपको वादा करा कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, बस वादा करा, मेरी कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, तो इसको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते, इसको हम नीचे लिखते हैं बैलेंस शीट के बाहर कमिटमेंट्स में। सिमिलरली अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, मेरे ऊपर कोई कोर्ट का केस चल रहा है, और अगर मैं केस जीत गया तो मुझे आपको कोई पैसा नहीं देना, मैं हार गया तो मुझे आपको पैसा देना है, तो मेरा पैसा देना या नहीं देना मेरी जीत हार पे डिपेंडेंट है ना, तो ये एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बन जाएगा बच्चों। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि ये डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर? मेरे जीतने या हारने के ऊपर। मैं जीत गया तो बहुत अच्छा, हार गया तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो ये अभी तक तो लाइबिलिटी नहीं है, शायद हो जाए, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये भी बैलेंस शीट के बाहर नीचे लिखे जाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, These are the liabilities which may or may not arise because they are dependent on an event happening in a future। ठीक है, अच्छा जी। कमिटमेंट का मतलब हो गया वही वादे, फाइनेंशियल कमिटमेंट ड्यू टू एक्टिविटीज एग्रीड टू बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में कोई चीज होंगी तो ये सब कमिटमेंट्स में आ जाती हैं। बाकी हमारे पास कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम्स में, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ ये सब कहाँ आएंगे भैया। ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ आएगा? अब तुम सोचो, ऑफिस इक्विपमेंट किसका पार्ट है? ऑफिस इक्विपमेंट हमारा नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा। ऐसे ही लूज टूल्स कहाँ जाएगा? इन्वेंट्री में जाएगा सर। गुडविल इंटेंजिबल एसेट में जाएगा, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल, बीआर आपका करंट एसेट्स का पार्ट है, डेटर करंट एसेट्स, लैंड, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ऐसा सवाल आता है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हो बच्चों, एंड आपके लिए ईजी हो जाएंगे। लो सर, पूरा बैलेंस शीट डन, ये भी हो गया। पूरा बैलेंस शीट डन, ये भी हो गया। मैंने बहुत डिटेल में बहुत मेहनत करके बच्चों आपको बैलेंस शीट समझाया है, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा P&L मैंने आपको कल समझाया था। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म हो जाता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
पूरे चैप्टर में तुम कोई भी इलस्ट्रेशन उठा के देख सकते हो, हेडिंग सब हेडिंग पूछेगा, उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। अगले वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मजा आने वाला है, इसी तरीके से पढ़ेंगे, एनालिसिस को बढ़िया करेंगे। बस प्रॉमिस करना मुझे, बैलेंस शीट और पी&एल याद करना है पूरा बैठ के। कल संडे है, जी जान लगा दो, बैलेंस शीट पूरी रट लो, घोल के पी जाओ, पी&एल का फॉर्मेट रट लो, याद कर लो, करना पड़ेगा, राइट। थैंक यू सो मच, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।